आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी एएफटी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को ओआरओपी का लाभ देने से इनकार करने वाली सरकारी नीति को खारिज कर दिया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एएफटी की ओर से हाल ही में एक बहुत ही अच्छा फैसला उन सैनिकों के लिए आया है जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आए हैं। आप सबको पता है कि ओआरओपी की पॉलिसी के तहत जो 7 नवंबर 2015 को जारी की गई थी, उसमें प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा। यहां भी बड़ा भेदभाव सरकार ने किया था। उसके बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले सैनिकों ने मिलकर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई, यानी कोर्ट केस कर दिया। और इस कोर्ट केस के ऊपर लंबी सुनवाई के बाद एएफटी ने एक शानदार फैसला सुनाया है। देखिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण यानी एएफटी ने माना कि एक समरूप वर्ग अर्थात समय से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों को विभाजित करने के लिए कट ऑफ तिथि के आधार पर बहिष्करण करना, उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखना, एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने के समान है और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। प्रीमेच्योर रिटायरीज भी सैनिक है और जो कलर सर्विस करके आते हैं वो भी सैनिक है। जब सेना में एक क्लोज रखा गया है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं ताकि सेना की जो एज है वो बिल्कुल सही रहे, एवरेज वो 30-35 साल रहे, इसलिए प्रावधान किया गया है कि 15 साल के बाद में एक सैनिक चाहे तो अपनी मर्जी से सेना से सेवानिवृत्त हो सकता है और उसी नियम के तहत सैनिक प्रीमेच्योरली रिटायर होते हैं। एक तरफ जहां सेना खुद कहती है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ जब ओआरओपी देने की बात आई तो कहा कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगी। अब यह फैसला किसने सुनाया? नई दिल्ली स्थित आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच यानी सबसे बड़ी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। एएफटी ने समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ देने से इनकार करने वाले सरकारी आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 क्या है? वो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता और अवसर की समानता की गारंटी देते हैं, यानी वहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। 31 जनवरी को दिए गए फैसले में एएफटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और रियर एडमिरल धीरेन विग रिटायर्ड की पीठ ने सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा किया जिन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्त यानी प्रीमेच्योर रिटायरीज वाले अधिकारियों को ओआरओपी लाभ देने से इनकार करने को चुनौती दी थी। इसके बाद समय से पहले सेवानिवृत्त लेने वाले अधिकारी 3 श्रेणियों में आते हैं। श्रेणी ए में वो पीएमआर पेंशन भोगी शामिल है जो 1 जुलाई 14 से पहले रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने ओआरओपी के अनुदान के लिए शामिल किया गया है। यानी 1 जुलाई 14 से पहले जो प्रीमेच्योर रिटायरीज आए हैं उनको तो ओआरओपी के दायरे में रखा गया है और जिनकी कोई शिकायत नहीं है। श्रेणी बी में वे प्रीमेच्योर रिटायरीज आते हैं जो 1 जुलाई 14 से 7 नवंबर 15 के बीच रिटायर हुए हैं और श्रेणी सी में वे प्रीमेच्योर रिटायरीज आते हैं जो 7 नवंबर 2015 के बाद रिटायर हुए हैं। एएफटी याचिकाएं श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जिन प्रीमेच्योर रिटायरीज ने केस किया था वो सभी 7 नवंबर 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। अब देखिए, इससे पहले 1973 तक आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को एक विशेष रैंक पर समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्ति की तिथि के बावजूद पेंशन की समानता प्राप्त थी, जिसे लोकप्रिय रूप से वन रैंक वन पेंशन या ओआरओपी के रूप में जाना जाता था। यानी 1973 से पहले ओआरओपी लागू थी और इसको उस समय की जो कांग्रेस सरकार है, इंदिरा गांधी सरकार है, उसने खत्म किया था। 1973 के बाद से तीसरे वेतन आयोग द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। वन रैंक वन पेंशन योजना बंद होने के बाद पेंशन में असमानता के कारण भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी शिकायतें व्यक्त करना शुरू कर दिया और सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1987 से लेकर 2000 के दौरान
5वें और 6वें वेतन आयोग में ओआरओपी का उल्लेख होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने 2004 में ओआरओपी को लागू करने का वादा किया था। हालांकि बाद में 2008 में ओआरओपी देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके कारण व्यापक रूप से विरोध हुआ और युद्ध के दिग्गजों यानी वेटरन्स ने 2009 में इस मुद्दे के समर्थन में अपने जो वीरता पदक है वो भी लौटाए थे। इस आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित करने के लिए मजबूर किया, जिसे कोश्यारी समिति के रूप में जाना जाता है, जिसने दिसंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद 17 फरवरी 2014 और 10 जुलाई 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा सदन में ओआरओपी पर बयान दिया गया और 26 फरवरी 2014 को तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक के विवरण में ओआरओपी को लागू करने के सरकार के इरादे का उल्लेख किया गया। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लिया और इसे फरवरी 2014 में अधिसूचित किया गया। मई 2014 में सत्ता में आई नई सरकार ने नवंबर 2015 में ओआरओपी लागू करने के लिए नीति जारी की। हालांकि इस नीति में एक निश्चित श्रेणी के समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को ओआरओपी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो कि प्रीमेच्योर रिटायरीज थे। यह स्पष्ट किया गया कि 1 जुलाई 2014 और इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को ओआरओपी नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने एएफटी के समक्ष ये भी तर्क दिया कि 14 दिसंबर 2015 को सरकार ने ओआरओपी की विसंगतियों की जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया था, यानी 1 मैन जुडिशियल कमेटी बनाई थी। हालांकि समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एक वर्ग को ओआरओपी लाभ प्राप्त करने से बाहर रखे जाने के मुद्दे का कोई संदर्भ इसमें नहीं था। अब अपने निर्णय में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने माना कि किसी अन्य प्रकार से समरूप वर्ग अर्थात समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज को विभाजित करने के लिए केवल कटऑफ तिथि के आधार पर किसी को बाहर करना एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने के समान है और इस प्रकार ये कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। आगे फैसले में कहा गया कि कट ऑफ डेट के आधार पर एक वर्ग के भीतर वर्ग का ये वर्गीकरण या पृथक्करण अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश से प्रभावित होगा, जब तक कि ये उचित वर्गीकरण यानी जुड़वा परीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अर्थात सबसे पहले इस प्रकार किया गया भेद सुबोध भिन्नता पर आधारित वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए और दूसरा इसका प्राप्त किए जाने वाले उचित उद्देश्य के साथ तर्क संगत संबंध होना चाहिए। एएफटी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और यहाँ तक कि इस न्यायाधिकरण ने भी अनेक मामलों में माना है कि कट ऑफ डेट के आधार पर कोई भी यहाँ पे डिवीजन या वर्गीकरण या भेदभाव जो एक समरूप यानी एक समान एक कैटेगरी के जो सैनिक और पेंशनर्स है उनको विभाजित करता है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगा, यानी ये मान्य नहीं होगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के नकारात्मक प्रावधानों के मद्देनजर राज्य के लिए इस तरीके के वर्गीकरण का सहारा लेना उचित नहीं है, यानी भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करने के मामले में राज्य पर बाध्यकारी दायित्व डालते हैं तथा भेदभाव पर रोक लगाते हैं और राज्य को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अपने दायित्व और देयता से स्वीकृति, छूट या रोक की आड़ में मुक्त नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि संवैधानिक आदेश प्रतिवादियों पर निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से कार्य करने का कर्तव्य डालता है। केवल ऊपर बताई गई तारीखों के आधार पर बिना किसी उचित कारण या वजह के प्रीमेच्योर रिटायरमेंट सैनिकों की एक ही श्रेणी में अंतर करना और ये स्थापित किए बिना कि ऐसा किस उद्देश्य से किया गया, हमें ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले जवानों को उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन है और साथ ही ये डीएस नकारा के फैसले और उसके बाद लगातार प्रतिपादित कानून के संदर्भ में कट ऑफ तारीख तय करने और एक समरूप वर्ग में अंतर पैदा करने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के भी विपरीत है। यानी यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का रेफरेंस दे दिया गया है इस फैसले में, ताकि
सरकार इस फैसले के खिलाफ, जवानों के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे कि हम ओआरओपी को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए लागू नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पे भी ये मामला टिक नहीं पाए, खारिज हो जाए और जवानों को न्याय मिले। अब इसके बाद 7 नवंबर 2015 की जो पॉलिसी है उसके पैरा नंबर 4 को रद्द करते हुए एएफटी ने आदेश दिया कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कार्मिकों को भी ओआरओपी का लाभ प्रदान करने के मामले में उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाए तथा ओआरओपी योजना का लाभ उन्हें बिना किसी भेदभाव के दे दिया जाए, जिसमें केवल कुछ व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने व अन्य को बाहर रखने का कोई भेदभाव न किया जाए। यानी एएफटी ने सुना दिया शानदार फैसला। सभी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को 1 जुलाई 14 वालों को तो ओआरओपी मिल रही है। 1 जुलाई 14 के बाद में जो आए हैं उनके लिए जो 7 नवंबर 15 के लेटर में प्रावधान था कि पीएमआर वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगी, उस पैराग्राफ को ही आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच न्यू दिल्ली के आदेश के अनुसार हटा दिया है। अब जब वो क्लोज ही खत्म हो गया, उस लेटर में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज ओआरओपी के दायरे में आ चुके हैं। अब सरकार इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, ये एक संभावना है। यदि अपील करती है, वहां पे फैसला बदला जाता है तब तो ठीक, यदि नहीं बदला जाता है, वहां पे सरकार की अपील खारिज हो जाती है, तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले अब ओआरओपी के दायरे में आ जाएंगे। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल उठता है कि सभी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? जब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी ना देने का जो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है, तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी क्यों नहीं मिलेगी? हर एक अब प्रीमेच्योर रिटायरीज को केस करने की क्या आवश्यकता है? यदि ऐसा होता कि जो याचिका करता है केवल उन्हीं को ओआरओपी का लाभ मिलेगा जो प्रीमेच्योर रिटायर आए हैं, तब तो बाकी प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी कोर्ट केस करना पड़ता। लेकिन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 7 नवंबर 15 के लेटर के जो पैरा 4 में बात लिखी गई है कि पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हैंसफोर्थ ऑन देयर ओवन रिक्वेस्ट अंडर रूल, जो भी रूल दिए गए हैं ऑफ द आर्मी रूल 1954 एंड नेवी और एयरफोर्स के रूल, विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी, इट विल बी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली। यानी इस 4 नंबर पैराग्राफ को ही एएफटी रीजनल बेंच न्यू दिल्ली ने हटवा दिया है। अब इस लेटर में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी नहीं दी जाएगी। इसको हटाने के बाद ओआरओपी सभी के लिए लागू हो चुकी है। और साथ ही साथ यदि बात करें तो ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर 7 नवंबर 15 के इसी लेटर के ऊपर बनाया गया है। उसमें इस लेटर का रेफरेंस दिया गया है कि इस लेटर में जो शर्तें हैं वो लागू रहेगी। तो अब जब 7 नवंबर 15 का लेटर में पैरा नंबर 4 डिलीट हो चुका है, तो ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए जो बात कही गई है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी है। दोस्तों ओआरओपी 4 पीएमआर बड़ी जीत मिली है प्रीमेच्योर रिटायरीज को, वो भी अब ओआरओपी में शामिल रहेंगे। उनके लिए भी जो पेंशन टेबल निकलती है ओआरओपी की वो लागू होगी। अब उनको 1 जुलाई 14 से पेंशन रिवीजन का लाभ भी मिलेगा, साथ ही साथ 1 जुलाई 14 से उनको सरकार एरियर भी देगी। किसी भी जवान को अब कोर्ट केस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लेटर था, पॉलिसी थी, उसका पैरा ही डिलीट यहाँ पे एएफटी ने करवा दिया है। अब आगे ये लड़ाई कितनी चलेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये याचिकाएं जाएगी तो कितना समय लगेगा, उसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। बाकी हर एक प्रीमेच्योर रिटायरी को अब एएफटी में जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के लिए आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जो जस्टिस राजेंद्र मेनन जी है वो एक पूर्व जस्टिस है और उनको एएफटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। उन्होंने जवानों के लिए आगे आके ये शानदार फैसला सुनाया है। हम यहाँ पे जस्टिस राजेंद्र मेनन जी को सैल्यूट करते हुए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।